बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बक कन्वर्टर एनालिसिस के बारे में बताऊंगा कि बक कन्वर्टर किस तरह काम करता है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा स्मॉल रिपल अप्रॉक्सीमेशंस की। कि स्मॉल रिपल अप्रॉक्सीमेशन क्या चीज़ होती हैं कि जब हम इंडक्टर वोल्ट सेकेंड या कैपेसिटर चार्ज सेकेंड फाइंड करते हैं। तो चलिए स्मॉल रिपल approximations। लेट्स सपोज हम मानते हैं कि जो इंडक्टर्स की वोल्टेज है, लेट्स सपोज जो यू कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट नहीं रहती, क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ी सी रिपल्स मौजूद होती हैं। ये जो कांस्टेंट है ये वी है, सिंपल एवरेज वैल्यू, और ये जो कर्व जो साइनोसाइडल है ये रिपल्स को शो करती हैं। अब हम ये क्यों आती हैं रिपल्स एक्चुअली आती हैं कि जब हम रिएक्टिव कंपोनेंट सर्किट में यूज़ करते हैं, और इस रिपल्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लो पास फ़िल्टर हम लगाते हैं। लेकिन एक्चुअली जो लो पास फ़िल्टर होता है वो आइडियली नहीं होता, तो रिपल्स उसमें स्टिल एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि अगर हम कैपेसिटर्स की बात करते हैं तो कैपेसिटर्स आइडियल नहीं होता, लेकिन उसमें ESR इक्विवेलेंट ESR और कोर लॉसेस इसमें मौजूद होती हैं, जो इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये स्मॉल रिपल अप्रॉक्सीमेशंस लगाते हैं कि हमारे पास जो V आ रहा है, ये वाला V ये किसके बराबर होता है, ये एवरेज ऑफ इसकी प्लस रिपल्स की, V रिपल इसका मजमुआ, ये V प्लस V रिपल्स का मजमुआ होता है। अब चूंकि ये रिपल्स जो है वो ये वाली ये चूंकि कम होती हैं, तो मतलब इसकी निस्बत ये कम होती है। मतलब इफ़ V इज़ वेरी वेरी लार्ज देन V रिपल, तो हम क्या करते हैं कि V जो है, फिर सिंपल V, ये जो एवरेज V है इसके बराबर हम लेते हैं। इसको हम कहते हैं स्मॉल रिपल अप्रॉक्सीमेशंस। अब हम ये जो टेक्निक है स्मॉल रिपल अप्रॉक्सीमेशंस, ये बक कन्वर्टर एनालिसिस में मैं यूज़ करूँगा। तो इस वजह से मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि बाद में कन्फ्यूजन्स ना हो जब मैं ये टर्म यूज़ करूँगा स्मॉल रिपल अप्रॉक्सीमेशंस की। अब हम आएंगे बक कन्वर्टर्स एक एनालिसिस हम करेंगे। तो बक कन्वर्टर का जो सर्किट डायग्राम है कुछ यूँ है। यहाँ पे जो ये यूज़ है, यहाँ पर पावर इलेक्ट्रॉनिक का स्विच यूज़ होगा, पावर स्विच यहाँ पे यूज़ होगा। अब इसमें ये जो आप लोग देख रहे हैं सर्किट में, यहाँ पे एरो का निशान है इंडक्टर के। पहले ये मतलब 1 पोजीशंस पे आएगा और फिर हम 2 पोजीशन पे भी इसकी एनालिसिस चेक करेंगे। तो मतलब ये है कि यहाँ पे एक टाइम एक ड्यूटी साइकिल्स में ये पोजीशंस 1 पे होगा, और सेकंड ड्यूटी साइकिल्स में हम इसकी एनालिसिस पोजीशन 2 पे चेक करेंगे। तो मतलब सर्किट जो बक कन्वर्टर एनालिसिस हम करेंगे, सर्किट डायग्राम से भी हमें शो हो रहा है कि इसमें मज़ीद 2 सब सर्किट बनेंगे, जो एक पोजीशन 1 से बनेगा और दूसरा पोजीशन 2 से बनेगा। अब यहाँ पे देख लें, अगर मैं
एट पोजीशंस 1 की बात करता हूँ। एट पोजीशंस 1, तो जब ये एरो जो इंडक्टर के साथ है, जैसे ही ये पोजीशन 1 पे आ जाएगी तो इसकी सर्किट डायग्राम कुछ यूँ बनेगी। इनपुट होगा और ये पोजीशन 1 है, इसके साथ इंडक्टर्स कनेक्ट होगा, फिर साथ में ये कैपेसिटर है और ये RL लोड रेजिस्टेंस है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये एज इट रह गया, मतलब यहाँ पे ये जो एरो थी ये 1 के साथ कनेक्ट हो गई, 2 के साथ नहीं है, तो 2 एज इट ओपन रहेगा यहाँ पे। ये इसकी जो है VLFT है, ये VCFT है, ये RL है और ये VG है। इस पे सिंपली KVL अप्लाई करो यू, तो आ जाएगा हमारे पास -VG प्लस VLFT प्लस VCFT, ये जो है V सिंपल्स। अब ये दोनों पैरेलल में हैं तो वोल्टेज सेम होगा, तो हम ये VCFT लेते हैं इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -VG प्लस VLFT, अब यहाँ पे ये देखो, आप लोग देख सकते हैं कि VCFT इनके पैरेलल में है और ये मतलब ये VFT है। तो अब ये जो VFT है, जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि स्मॉल सिग्नल अप्रॉक्सीमेशंस, तो VFT किसके बराबर बन गया, सिंपल V के। तो यहाँ पे जो VCFT ये VFT के बराबर है, VCFT पैरेलल है VFT के, तो सेम होगी। और VFT मैंने ऊपर कहा कि किसके बराबर है, V के, तो सिंपली VCFT की जगह V लिख दें और ये इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन 1 बन गया, या इसको अब यहाँ पे हम VLFT फाइंड करते हैं। VLFT इज इक्वल टू, इसको हम जब यहाँ पे लेंगे तो VG ये प्लस हो जाएगा और प्लस V क्या होगा, -V। तो ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर्स की ये इक्वेशंस आ गई। इसी तरह हम इससे, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अगर हम देख लें कि V इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो किसके बराबर होती है, VL इज इक्वल टू LdI, L और dt। अब अगर हम करंट फाइंड करते हैं तो सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे मैं जाऊँगा। एज प्रीवियस जो मैंने इक्वेशंस फाइंड की थी, VLFT इज इक्वल टू VG माइनस V, और VL इंडक्टर अक्रॉस वोल्टेज किसके बराबर होता है, LdI और dt। यहाँ से हम L चेंज इन करंट भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको लेट सपोज मानते हैं कि इसको इक्वेशन A और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। अब इसके दोनों लेफ़्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड हम लिखते हैं LdI और dt इज इक्वल टू VG माइनस V। यहाँ से DI और dt किसके बराबर हो गया, VG माइनस V और L। ये B की इक्वेशंस बन गई। और इसी तरह यहाँ पे अगर हम देख लें इस सर्किट में, तो करंट जो है, ये वाला करंट, इस पॉइंट को अगर हम पॉइंट A नोड A कह दें, तो ये करंट जो है IL मानते हैं हम, ILFT ये एंटर हो रहा है इस पॉइंट A पे, और ICFT और IRFT ये लीव कर रहे हैं। तो अप्लाई KCL एट पॉइंट A, अप्लाई KCL एट पॉइंट A, तो ILFT किसके बराबर था, ICFT प्लस IRFT। यहाँ से हम करंट अक्रॉस कैपेसिटर जो होता है वो ICFT ILFT माइनस IRFT। अब ये जो IRFT है ये वो करंट अक्रॉस रेजिस्टर्स हैं,
तो इसको हम वोल्टेज डिवाइड बाय आर भी कर सकते हैं। तो अगर हम आई आर एफ टी जो है वो वी एफ टी और आर है, और वी एफ टी किसके बराबर है, मैंने जो प्रीवियस इक्वेशन में मैंने कहा कि वी एफ टी बराबर है सिंपल वी है। तो आई सी एफ टी इज इक्वल टू आई एल एफ टी माइनस वी बाई आर। ये एट पोजीशंस 1 पे सारी कैलकुलेशंस हो गई ना। अगर अब हम देख लें कि पोजीशन 2 पे जब हम आएंगे तो ये जो इनपुट है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब ये इंडक्टर किसके साथ कनेक्ट हो गया, 2 के साथ। तो 1 वाला जो ये पोर्शन है ये ख़त्म हो गया, सही है। अब ये वाला सर्किट फिर सिर्फ बचेगा, मतलब एट पोजीशन 2 पे हमारे साथ जो है वी ऑफ जी, ये पोजीशन 1 है, ये एज इट रह गया। और जो इंडक्टर था इसका पोजीशन 2 के साथ ये लिंक हो गया, और यहाँ पे एक कैपेसिटर और आउटपुट पे रेजिस्टर्स। अब यहाँ पे सिंपली केवीएल अप्लाई करो, तो ये किसके बराबर हो गया, वी एल एफ टी प्लस वी एल एफ टी प्लस वी सी एफ टी इज इक्वल टू 0, या वी एल एफ टी इज इक्वल टू माइनस वी सी एफ टी। और वी सी एफ टी किसके बराबर है, सिंपल इसके बराबर है वी एफ टी के, और वी एफ टी मतलब वी सी एफ टी इज इक्वल टू वी एफ टी इज इक्वल टू वी, तो माइनस वी के बराबर है ये। एच वी एल एफ टी इज इक्वल टू माइनस वी एफ टी, और यहाँ से जब हम इंडक्टर्स की करंट फाइंड करेंगे तो डी एफ टी इज इक्वल टू माइनस वी बाई एल। ये इक्वेशन, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन सी। और इसी पोजीशन बी पे अगर हम पोजीशन बी पे अगर हम करंट चेक कर दें, पोजीशन 2 पे अगर हम करंट चेक कर ले, तो ये अगर हम नोड ले लें सी, तो आई एल एफ टी फिर किसके बराबर होगा, इन दोनों करंट के बराबर होगा। मतलब जो आई एल एफ टी होगा इन केस में सेम होगा, किसके बराबर होगा, आई सी एफ टी प्लस आई आर एफ टी। और आई सी एफ टी किसके बराबर होगा, आई एल एफ टी माइनस वी बाई आर। ये जो है ये इंडक्टर वोल्टेज वेवफॉर्म है, जिस तरह पोजीशन 1 पे मैंने इक्वेशन फाइंड की थी। पोजीशन 1 की ये इक्वेशन है वी जी माइनस वी। तो पहले ड्यूटी साइकिल्स में वी जी माइनस वी, ये वाली वेवफॉर्म आ गई, वी जी माइनस वी, ठीक है। और पोजीशन 2 पे जब मैंने फाइंड कर दी तो वी एल एफ टी किसके बराबर हो गई, माइनस वी। तो मतलब नेगेटिव साइकिल पे सेकंड साइकिल पे वोल्टेज क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। ये यहाँ पे डी टी एस, ये डी जो है ड्यूटी साइकिल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और डी डैश जो है वो 1 माइनस डी, मतलब पूरा टाइम्स 1 है, तो हाफ टाइम डी लेता है और हाफ टाइम डी डैश लेता है। अब यहाँ से जो हम ट्रांसफ़र फंक्शंस निकालेंगे, तो जब हम इसकी ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे बक कन्वर्टर की, तो उसके लिए हमें स्टेडी स्टेट कंडीशंस चाहिए, मतलब स्टेडी स्टेट एनालिसिस चाहिए। और हम अब देखेंगे कि जो स्टार्ट में जब हम कन्वर्टर टर्न ऑन करते हैं तो उसकी वेवफॉर्म किस तरह आती हैं। ये बाद की वीडियो में मैं सिमुलेशंस के थ्रू भी आप लोगों को दिखाऊंगा
कि जब हम जैसे स्टार्ट करते हैं जो वेवफॉर्म आती है कन्वर्टर की स्टार्ट में, उसकी वेवफॉर्म उसमें ट्रांजिशन स्टेट भी होता है और स्टेडी स्टेट भी होता है। तो मतलब ट्रांसफ़र फंक्शंस निकालने के लिए हमें स्टेडी स्टेट कंडीशंस चाहिए। अब मैं वेवफॉर्म बनाऊंगा जो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिमुलेशन करके अपलोड, वो वीडियो भी अपलोड करूंगा और उसकी वेवफॉर्म आपको दिखाऊंगा कि कन्वर्टर की जो वेवफॉर्म आती है उसमें ट्रांजिशन स्टेट भी आती है और स्टेडी स्टेट भी। यहाँ पे मतलब हम ट्रांसफ़र फंक्शंस को फाइंड करने के लिए हमें स्टेडी स्टेट कंडीशंस चाहिए। तो पहले मैं जब यहाँ पे अगर हम लोग देख लें कि व्हाट हैपन व्हेन कन्वर्टर इज़ फर्स्ट टर्न ऑन, मतलब जैसे ही हम पहले टर्न ऑन करते हैं तो क्या होता है, स्टार्ट में क्या कैसी वेवफॉर्म आती है और फिर बाद में कैसी वेवफॉर्म आती है। अगर हम यहाँ पे देख ले, जैसे ही हमने टर्न ऑन कर दिया पहले ही ड्यूटी साइकिल्स में, तो स्टार्ट में करंट क्या हो गया, थोड़ा इंक्रीज़ हो गया, सही है। और जब सेकंड ड्यूटी साइकिल्स जैसे ही हमने टर्न ऑफ कर दिया कन्वर्टर को, तो उसने क्या दे दिया, मतलब इसका स्लोप क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देख ले तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो कैपेसिटर्स जो आउटपुट पे लगा है वो चार्ज तो हो रहा है, चार्ज तो होता है, लेकिन वो थोड़ा चार्ज होता है जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो वो थोड़ा सा तो चार्ज हो जाता है, लेकिन के मतलब ये है कि जिस तरह जैसे ही हम ऑन करते हैं तो के वोल्टेज जो होती है वो अपीयर होती है किसके क्रॉस, इंडक्टर्स के क्रॉस, और इंडक्टर्स का करंट जो है वो इंक्रीज़ करता है लीनियरली। मैंने इक्वेशंस भी बताए कि लीनियरली इंक्रीज़ करता है विद द स्लोप वी एल और वी जी माइनस वी और आर और एल लीनियरली इंक्रीज़ करता है। लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो कैपेसिटर्स इतना चार्ज नहीं होता, इतना चार्ज पहले ही जो साइकिल है उसमें इतना चार्ज नहीं होता कि वो सेकंड्स में, सेकंड ड्यूटी साइकिल में जब हम कन्वर्टर को ऑफ़ करते हैं तो कि वो आउटपुट पे वोल्टेज हमें मिले। तो इसी वजह से जब सेकंड ड्यूटी साइकिल्स आती हैं तो उसकी वेवफॉर्म क्या शो करती हैं, मतलब ज़ीरो स्लोप उसकी क्या होती हैं, ज़ीरो होती हैं। अब ये जो कंडीशंस है इसे हम ट्रांजिएंट स्टेट कहते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें क्या अचीव होती हैं, स्टेडी स्टेट कि मतलब अब ये जो है ये कांस्टेंट इंक्रीज भी होता है, कैपेसिटर पहले स्टार्ट में चार्ज भी होता है और सेम टाइम पे डिस्चार्ज भी होता है, इसी तरह चार्ज और डिस्चार्ज भी होता है। लेकिन पहला जो ये जो है ज़ीरो को नहीं आता, यहाँ पे पहले स्टार्ट जो हुई थी ट्रांजिएंट स्टेट ये ज़ीरो से स्टार्ट हुई थी। अब यहाँ पे अगर हम देख लें तो ज़ीरो जो है ये ज़ीरो को नहीं आता, चार्ज जो हो रहा है और फिर डिस्चार्ज भी हो रहा है लेकिन ज़ीरो को नहीं आ रहा। लेकिन फर्स्ट स्टेट ट्रांजिएंट स्टेट जो है वो ज़ीरो से ही स्टार्ट हुई थी। सिंस अभी हमने स्टेडी स्टेट कंडीशन ही पढ़ ली, तो ये जो इंडक्टर वोल्ट सेकंड बैलेंस है ये एप्लीकेबल है स्टेडी स्टेट कंडीशंस में। और जो ट्रांजिएंट स्टेट कंडीशंस है, जो ट्रांजिएंट स्टेट है वो हमें डिवाइस की रेटिंग्स के बारे में बताती हैं। अब ये जो इंडक्टर्स की वोल्टेज है वो किसके बराबर है, एल डी आई और डी टी। अब हम जो हमारे पास जो इंडक्टर्स की करंट है वो किसके बराबर होगी, वी एल और एल। अब यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव को ख़त्म करते हैं तो इंटीग्रेशंस लेंगे दोनों साइड पे, तो वी एल और एल डिवाइडेड बाय वी एल और एल होल इंटीग्रल इनटू डी टी। और इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक लेंगे, ज़ीरो टू टी एस, टी एस पूरी जो टाइम पीरियड है, वी एल ऑफ और टी। अब जो नेट करंट जो है, नेट चेंज इन करंट जो है और वन पीरियड और वन टाइम पीरियड ऑफ नेट चेंज इन करंट जो है अक्रॉस इंडक्टर्स और वन टाइम पीरियड इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब क्या है कि आई एल और टी एस माइनस आई एल और ज़ीरो इज इक्वल टू वन आवर एल होल्ड ऑफ टी एस
वी एल ऑफ टी इंटू डी टी। अब ये जो नेट चेंज है और वन टाइम पीरियड ये किसके बराबर है? ज़ीरो के बराबर है। तो अब हम लेंगे 1/L इंडक्टर इंटीग्रल 0 to TS वी एल ऑफ टी इंटू डी टी। सिंस यहाँ पे इंटीग्रल हम किसकी लेंगे? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर्स की, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर्स हमने फाइंड की कि ये है, इसकी वेव फॉर्म ये बताती हैं। तो इंटीग्रल बेसिकली क्या चीज़ होती है? वो एरिया अंडर द कर्व होता है। तो यहाँ पे हम इसकी लेंगे, और ये पहले डी टी एस में है और ये डी कम्प्लीमेंट टी एस में है। तो सिंपल चीज़ है कि हम यहाँ से डायरेक्ट क्या लें? वी जी एरिया अंडर द कर्व वी जी माइनस वी और डी टी एस ले लें, लेकिन बाद में टी एस और ये जो टी एस है ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास सिर्फ सिंपल डी रह जाएगा। इसी तरह ये जो है माइनस वी, ये किस केस में है? डी कम्प्लीमेंट इंटू टी एस, और ये होल किसके बराबर है? ज़ीरो के बराबर है। तो इसकी जब हम ओवरऑल कैलकुलेशंस इसकी कर लेंगे तो आखिरी में हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी डी वी जी मनफी डी वी मनफी वी प्लस डी वी, और फिर आखिरी में बनेंगी वी इंटू डी वी जी। अब यहाँ पे वी जो है वो आउटपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज है, तो वी और वी जी इज इक्वल टू डी। इसको हम एम ऑफ डी भी कहते हैं, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बक कन्वर्टर। अब यहाँ पे अगर हम लोग देख लें तो ड्यूटी साइकिल्स की जो रेंज है वो 0 to 1 है। अगर हम ज़ीरो रखते हैं तो मतलब क्या है? आउटपुट हमारे पास क्या होगी? ज़ीरो होगी। और अगर हम 0.5 रखते हैं तो इनपुट आउटपुट क्या होगी? यहाँ पे जो अगर हम 1 रखते हैं तो इफ़ डी इज इक्वल टू 1 तो वी इज इक्वल टू वी जी। मतलब क्या है कि और अगर हम 0.5 रखते हैं तो वोल्टेज क्या होगी? इसकी हाफ़ हो जाएगी आउटपुट वोल्टेज जो है। तो मतलब बक का ये मतलब है कि हम इनपुट जो दे रहे हैं और आउटपुट और इनपुट तभी इक्वल होंगे जब हमारे पास ड्यूटी साइकिल्स 1 हो। मतलब आउटपुट कभी भी इनपुट से ज़्यादा बक में नहीं हो सकता। नाउ इंडक्टर करंट वेवफॉर्म जिस तरह मैंने फर्स्ट ही फाइंड किया पहले पोजीशंस पे, आप लोग देख भी सकते हो यहाँ पे ये पहले पोजीशंस की कैलकुलेशंस है। तो यहाँ पे हमने करंट इंडक्टर्स करंट फाइंड किया है, वो किसके बराबर है? वी जी माइनस वी डिवाइडेड बाई एल। तो पहले डी टी एस में यहाँ से लेकर यहाँ तक डी टी एस है और यहाँ से डी कम्प्लीमेंट डी एस है। तो वी जी माइनस वी और एल, सिंस डेरिवेटिव जो है यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ करंट है वी जी माइनस वी और एल, तो यहाँ पे हमने स्लोप लिया है किस चीज़ की? वी जी माइनस वी और एल, डेरिवेटिव ऑफ करंट इन फर्स्ट पोजीशंस पे जो डी टी एस है, और सेकंड पोजीशन पे इसकी क्या है? अब पहले पोजीशन पे वी जी माइनस वी और एल मतलब पॉजिटिव स्लोप है तो इंक्रीज़ कर रहा है, ज़ीरो से नहीं है। क्यों ज़ीरो से नहीं है? क्योंकि हमने पहले ही इंडक्टर वोल्ट सेकेंड्स के बारे में इससे पहले हमने वेवफॉर्म चेक की हैं कि जब हम कन्वर्टर को जैसे ही ऑन करते हैं तो पहले उसमें ट्रांजिएंट स्टेट आते हैं और फिर स्टेडी स्टेट। तो हम जो स्टेडी स्टेट इसलिए यूज़ करेंगे, सारे एनालिसिस हम स्टेडी स्टेट कंडीशंस पे ही अप्लाई करेंगे। इस वजह से ये क्या है? ज़ीरो से स्टार्ट नहीं है। तो फर्स्ट पोजीशंस पे ये लीनियरली इंक्रीज़ हो रहा है और फिर सेकंड पोजीशन पे ये डिक्रीज़, मतलब स्लोप क्या है? डिक्रीज़, नेगेटिव है, तो ये डिक्रीजिंग है। अब यहाँ पे जो आप देख सकते हो इसकी पिक ये आई एल मैक्स है और इसकी मिनिमम आई एल मीन है, और ये जो है ये इस दोनों की एवरेज, मतलब ये डीसी पॉइंट है, आई एल एवरेज जो है ये डीसी पॉइंट है। अब यहाँ से अगर हम देख लें तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है? चेंज इन आई एल मतलब रिपल्स है। इसी तरह
IL एवरेज से IL मिनिमम में भी ये रिपल्स मौजूद होंगे। अब ये जो है अब इंडक्टर्स की वैल्यू हम किस तरह इस ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं। सिंपल है कि वे फॉर्म अगर यहाँ पे हम देख ले तो वे फॉर्म क्या है, सिमेट्रिकल है। तो पीक टू पीक मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पीक टू पीक है वो रिपल्स क्या हैं, एक ये रिपल्स और एक ये रिपल्स, तो दो 2 टाइम्स चेंज इन IL हो गया। और इंडक्टर्स को फाइंड करने के लिए हम फिर क्या यूज़ करते हैं, स्लोप इंटू DTS। अब ये अगर ये वाला पोर्शंस लोगे तो इसका जो स्लोप है VG माइनस V और L इंटू DTS, ये इससे भी L फाइंड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये वाला ले लें तो आप ये स्लोप यूज़ करोगे माइनस V L और L VG और L इंटू T कॉम्प्लीमेंट इंटू TS। अब यहाँ पे आप लोग देख ले 2 टाइम्स डे चेंज इन रिपल इज इक्वल टू स्लोप इंटू DTS। अब मैंने DTS लिखा है तो मतलब मैं ये वाला पोर्शंस यूज़ कर रहा हूँ, इसकी स्लोप लूँगा। तो ये स्लोप लिया है मैंने और इंटू DTS किए हैं। अब L को उस साइड पे शिफ्ट किया, चेंज इन ये इस पे किया, इस इधर शिफ्ट किए हैं। और TS को मैंने फ्रीक्वेंसीज में चेंज किया। अभी आपके पास VG भी होता है, V भी होता है, ड्यूटी साइकिल्स भी होती हैं, फ्रीक्वेंसी भी होती हैं, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे सिंपल्स ये जो रिपल्स है ये आप 5 to 10% ले सकते हो, जिम कर सकते हो। अब यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि ये जो L है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शंस है किसके, चेंज इन IL। अब अगर हम रिपल्स को बढ़ाएंगे, सॉरी हम चाहते हैं कि रिपल्स कम हो। अब अगर हम रिपल्स कम रखना चाहते हैं तो L क्या होगा, L इंक्रीज़ होगा। और जब L इंक्रीज़ होगा तो रिपल्स क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे। लेकिन L की इंक्रीज़ होने के साथ साथ क्या होता है कि इसकी जो वेट है, वेट ऑफ कन्वर्टर वो इंक्रीज़ होगा। और वे मतलब क्या है कि डायमेंशंस इंक्रीज़ हो गए तो उसके साथ साथ कन्वर्टर का वेट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और जब वो वेट इंक्रीज़ होगा तो पावर डेंसिटी मतलब क्या होगी, इसकी लो होगी। तो हम चाहते हैं कि कन्वर्टर की साइज़ भी कम हो, पावर डेंसिटी भी इम्प्रूव हो। तो हम चाहते हैं कि रिपल्स थोड़ा ज़्यादा हो, इतने भी ज़्यादा नहीं हो ताकि L की वैल्यू हम मतलब चेंज इन रिपल्स जब ज़्यादा होंगे तो L कम होगा। और इसकी मतलब दोनों की साइड इफ़ेक्ट हैं। और इसकी वजह से करंट रेटिंग जो होंगे कंपोनेंट, जो हम कंपोनेंट यूज़ करेंगे तो उसकी करंट रेटिंग क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। किस केस में, जब हम इसको बढ़ाएंगे तो L डिक्रीज़ होगा, तो उस केस में जो हम कंपोनेंट यूज़ करेंगे तो उसकी करंट रेटिंग इंक्रीज़ होगी। और अगर हम इसको बढ़ाते हैं, सॉरी इसको कम करते हैं तो ये बढ़ जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि कन्वर्टर की जो वेट होगी वो ज़्यादा होगी। और साथ साथ में जब वेट ज़्यादा होगी तो पावर डेंसिटी कम होगी। आज की जो लेक्चर हैं बहुत ही बक कन्वर्टर एनालिसिस पे, इसमें और भी मज़ीद कैलकुलेशन हो सकती हैं। जिस तरह इंडक्टर्स वोल्ट सेकेंड की मैंने बात की हैं, तो सेम एज इट आप कैपेसिटर्स चार्ज सेकंड बैलेंस भी यूज़ कर सकते हो, उससे C की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सेम एज इट कैलकुलेशन है। अगर किसी को फिर भी नहीं है मतलब उसकी समझ नहीं आ रही कि किस तरह हम कैपेसिटर चार्ज और सेकंड बैलेंस निकालेंगे, तो कमेंट कर लें और मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।